दोस्तों, जब भी अमीर लोगों की बात होती है तो इलॉन मस्क, बिल गेट्स और जेफ बेजोस जैसे नाम ही ज़्यादातर सामने आते हैं। कभी कोई ऊपर तो कभी कोई नीचे। लेकिन क्या आप बर्नार्ड अर्नोल्ट के बारे में जानते हैं? लग्जरी और फैशन की दुनिया पर राज करने वाले अर्नोल्ट कई बार इलॉन मस्क और जेफ बेजोस जैसे बड़े बड़े दिग्गजों को पीछे छोड़ के दुनिया के सबसे अमीर इंसान रह चुके हैं। लेकिन इन्हें सुर्खियों पर रहने की आदत नहीं है। और हैरानी की बात यह है कि लुई विक्टोम, क्रिश्चियन डियोर, सेफोरा और टिफिन जैसे 70 फैशन ब्रांड और कॉस्मेटिक ब्रांड की पेरेंट कंपनी LVMH के मालिक होने के बावजूद उन्होंने किसी भी कंपनी की शुरुआत नहीं की है, बल्कि बिजनेस करने का उनका एक अलग ही स्टाइल है। और कहा जाता है एक टैक्सी ड्राइवर का बड़ा हाथ है। तो चलिए बर्नार्ड अर्नोल्ट की इस पूरी स्टोरी को स्क्रैच से जानते हैं। कहानी की स्टार्टिंग होती है 5 मार्च 1949 को, जब फ्रांस के रोबेक्स में जिलियन अर्नोल्ट के घर बर्नार्ड अर्नोल्ट का जन्म हुआ। उनके फादर फेरेट नाम के एक सिविल इंजीनियर कंपनी के मालिक थे। 1971 में फ्रांस के फेमस कॉलेज से इंजीनियरिंग डिग्री हासिल करने के बाद अर्नोल्ट अपने पिता के कंस्ट्रक्शन बिजनेस को संभालना शुरू किए और करीब 25 साल की एज में वो कंपनी के चेयरमैन बन गए। दरअसल अर्नोल्ट रियल एस्टेट में पैसा लगाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने अपने फादर को कंस्ट्रक्शन डिवीजन के कुछ शेयर बेचने के लिए कन्वेंस भी कर लिया और कंपनी का नाम बदलकर फेरिनल रख दिया। तभी वो अपने रियल एस्टेट के बिजनेस को बढ़ाई कर रहे थे कि साल 1981 में फ्रांसीसी सोशलिस्ट पावर में आई तो अर्नोल्ट का काम करना मुश्किल होने लगा। तो वो मजबूर होकर अमेरिका शिफ्ट हो गए। वो काफ़ी टेंशन में थे कि आगे क्या किया जाए। एक बार जब वो कैब में जा रहे थे तभी उन्होंने ड्राइवर से बातचीत में ही पूछा, क्या आप फ्रांस के प्रेसिडेंट को जानते हैं? उसने कहा, नहीं सर, बट मैंने फ्रांस के क्रिश्चियन डियोर का नाम सुना है। ये सुन के अर्नोल्ट का दिमाग चौंका कि फ्रांस की सबसे पॉपुलर चीज़ तो फैशन डिज़ाइनर और उनकी लग्जरियस कंपनी है। दरअसल उनकी मदर लग्जरियस आइटम की काफ़ी शौकीन थी और डियोर ब्रांड उनका काफ़ी पसंदीदा था। अर्नोल्ट के दिमाग में फैशन में कुछ बड़ा करने का प्लान बनने लगा, लेकिन किसी को बिना बताए उन्होंने राइट टाइमिंग का वेट करा। साल 1983 में फ्रांस का पॉलिटिकल सिनेरियो सही हुआ तो वो घर वापस आ गए। अब टाइम था अपने प्लान पे वर्क करने का और उनका पहला टारगेट था क्रिश्चियन डियोर। 1984 क्रिश्चियन डियोर की पेरेंट कंपनी सेंट फेरिस को लगातार लॉस की वजह से बैंकरप्सी के लिए फाइल कर दिया गया और फ्रांसीसी गवर्नमेंट कंपनी चलाने के लिए किसी इन्वेस्टर की तलाश कर रही थी। मौका तो अच्छा था, लेकिन अर्नोल्ट अप्लाई नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्हें लग्जरी और फैशन इंडस्ट्री का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन किसी भी कीमत पर वो अपना कब्जा डियोर पर जमाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिजार्ड फेरिस के एक पार्टनर एंटनी बराम की मदद से उन्होंने एक लग्जरी गुड्स की कंपनी फिनांजरे अकाके को एक्वायर किया और फिर उसके CEO बन गए। फिर उन्होंने सेंट फेरिस के लिए बिड किया और क्रिश्चियन डियोर के साथ बुशैक के डिपार्टमेंट स्टोर, ले बॉन मार्से से रिटेल शॉप, कन्फर्मा और प्यूडोस के भी मालिक बन गए। लेकिन अर्नोल्ट के बुशैक के खरीदने के 2 साल के अंदर ही 9000 एम्प्लॉयज को उन्होंने निकाल दिया और क्रिश्चियन डियोर ब्रांड और ले बॉन मार्से डिपार्टमेंट के अलावा कंपनी की बची बाकी प्रॉपर्टी को बेच दिया। लोग तो उन्हें डिटर्मिनेटर कह के बुलाने लगे। लेकिन उनके इस कदम ने बैंकरप्सी के कगार पर एक पहुंची कंपनी को एक प्रॉफिटेबल कंपनी बना दिया। अब अर्नोल्ट इस इंडस्ट्री में एंटर कर चुके थे जहां उन्हें एक लग्जरी ब्रांड का एम्पायर खड़ा करना था। साल 1987 में उन्होंने लुई विक्टम के प्रेसिडेंट और मोबेट हेंसे के CA के साथ मिलकर LVMH को स्टैब्लिश करना स्टार्ट किया। एक होल्डिंग कंपनी के थ्रू $1.5 बिलियन इन्वेस्ट करके LVMH के 24% शेयर अपने नाम कर लिए। 1989 आते आते 43.5% शेयर और 35% वोटिंग राइट्स के साथ अर्नोल्ट LVMH के कंट्रोलिंग पोजीशन में आ गए और कुछ ही दिनों बाद आपसी कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से उन्होंने लुई विक्टम के प्रेसिडेंट को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बाहर निकाल दिया और LVMH के एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट बोर्ड के प्रेसिडेंट चुन लिए गए। अब अर्नोल्ट अपने टारगेट की तरफ एक कदम और आगे बढ़ गए थे। उनके इस डेवलपमेंट प्लान ने अगले 5 साल में ही LVMH का टर्नओवर प्रॉफिट 5 टाइम्स और मार्केट वैल्यू 15 टाइम्स तक बढ़ा दी। और उसके बाद LVMH के अंडर कंपनीज के एक्विजिशन का जो सिलसिला शुरू हुआ वो आज तक नहीं रुका। 1988 में अर्नोल्ट ने सेलिन को एक्वायर किया, 93 में बर्लूती और कैंजो, 94 में परफ्यूम ग्वालियर, 96 में कोएवे,
97 में मार्के जेकॉब्स और सफेरा, 99 में थॉमस पिंक, 2000 में एमिलियो पुची, 2001 में फेंडी एंड DKNY ला समरीतेन। और इस तरह लग्जरी कंपनी को एक्वायर करते करते साल 2011 में इटालियन बल्गरी और 2021 में लग्जरी वर्ल्ड की सबसे बड़ी एक्विजिशन टिफिन एंड कंपनीज को शामिल कर आज 70 से भी ज़्यादा कंपनी LVMH के पोर्टफोलियो में शामिल हैं। अर्नल्ड की नज़र जिस भी फैशन ब्रांड पे पड़ी वो उसकी हो गई, लेकिन एक कंपनी ने अर्नोल्ड के सारे अरमानों पे पानी फेर दिया। असल में 1999 में लेदर वर्ल्ड फेमस कंपनी गुच्ची पर उनकी नज़र आई। अर्नोल्ड ने धीरे धीरे गुच्ची के शेयर खरीदते हुए अपनी हिस्सेदारी 34.4% बढ़ा ली, लेकिन गुच्ची का मैनेजमेंट बोर्ड उनके साथ इतनी सख्ती से खड़ा हो गया कि LVMH के साथ एक कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया और आखिरकार 2001 में कानूनी फैसले के बाद अर्नोल्ड को गुच्ची के सारे शेयर बेचने पड़े। लेकिन फिर भी ये सौदा अर्नोल्ड के लिए घाटे का नहीं था, क्योंकि शेयर बेचने के बाद उन्हें $700 मिलियन का प्रॉफिट हुआ। आज LVMH $400 बिलियन की नेटवर्थ के साथ दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी ब्रांड है और इस कंपनी में अपने शेयर के बदौलत बर्नार्ड अर्नोल्ड जेफ बेजोस को पीछे छोड़ते हुए साल 2021 में कुछ समय के लिए दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए थे और एक बार फिर दिसंबर 2022 में $190 बिलियन की नेटवर्थ के साथ इन्होंने इलॉन मस्क की बादशाही को भी खत्म कर दिया था। दोस्तों, अर्नोल्ड के बिजनेस और एक्विजिशन पर लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन इसमें आपका क्या विचार है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।